हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले के टॉपिक हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो और इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ देख सकते हो। सो गाइस, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ग्रेट एडवांटेज क्या है। तो वो है कि हमें इसमें कोई भी रूट कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द ओशंस आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विथ शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो ओशंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनमें किसी भी साइजेस के शिप्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द टू एंड्स। और इसमें जो कुछ हमें अगर प्रोवाइड करना है, कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो है कि ओशंस के दोनों किनारे पर हमें क्या करना है, जो पोर्ट है उसे बनाना है। पोर्ट एकदम अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। तो बस जो भी अगर कुछ मांगता है ओशंस, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है अगर कुछ मांगता है तो वही है कि हमें इसमें जो है पोर्ट प्रोवाइड कराना है। इट इज़ मच चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ फार लेस दैन द लैंड। ये चीपर क्यों है? बिकॉज वाटर का फ्रिक्शन जो है लैंड से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ लोअर। एनर्जी कॉस्ट भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा कम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ डिवाइडेड इंटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। अब वाटर ट्रांसपोर्ट किस चीज़ में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो वो 2 पार्ट्स है, सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि सी रूट्स क्या होता है और इनलैंड वाटरवेज क्या होता है। तो आइए देखते हैं सी रूट्स क्या है। आ गया हमारा सी रूट्स। Sea routes. The oceans offer a smooth highway traversable in all directions with no maintenance cost. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओशन है वहाँ उसका स्मूथ है, एकदम हाईवे जो है, जो जिस ओशन में हम ट्रैवल करने का हमारा जो भी रूट है वो क्या है, एकदम स्मूथ है। और इसमें जो जहाज़ है वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, ट्रांसवर्सेबल है। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूट वे बाय सी गोइंग वेसल्स is an important development in human adaptation to physical environment। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रूटवे में हुआ है बाय सी गोइंग वेसल्स, वो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको क्या किया है, ह्यूमन ने अडेप्ट किया है एज अ फिजिकल एनवायरनमेंट। आगे जो है वो हमारा क्या है, कंपेयर टू लैंड एंड एयर ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज of bulky materials over long distances from one continent to other। अब इसमें क्या, अगर हम लैंडवेज से एयरवेज से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ओशन ट्रांसपोर्ट एकदम चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज है, कैरिंग ऑफ लोड है। बिकॉज इसमें क्या करता है, ये मतलब चीपर तो है लेकिन बल्कि मटेरियल्स, जैसे हमने देखा था कि रेलवेज बल्कि मटेरियल्स कैरी करता है लॉन्ग डिस्टेंसेज में, सेम ये भी कर रहा है, बल्कि मटेरियल्स को कैरी कर रहा है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। बट जो रेलवेज था उसे तो हमने मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन स्पेशली हमने देखा था कि एक कंट्री में ही वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लॉन्ग रेलवेज देखे थे हमने। बट ये क्या कर रहा है, चीपर भी है, बल्कि मटेरियल्स भी कैरी कर रहा है एंड वन कंटिनेंट से अदर कंटिनेंट को कनेक्ट भी कर रहा है, लिंक भी कर रहा है। मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स शिप्स एंड कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विथ रैडर, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स। जो मॉडर्न पैसेंजर्स हैं, जो मॉडर्न शिप्स हैं, कार्गोज हैं, उसमें क्या क्या है, तो उसमें राइडर होते हैं, वायरलेस होता है और अदर नेविगेशन एड्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स फॉर पेरिशेबल गुड्स, टैंकर्स एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट। तो जो डेवलपमेंट शिप्स में हुई है, कार्गोज में हुई है, वो क्या हुई है, तो रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का जो है डेवलपमेंट हो गया है ताकि पेरिशेबल गुड्स जो है, टैंकर्स, सारी चीज़ें अच्छे से रह सकें। The use of container has made cargo handling at the world's major port easier। तो जो कंटेनर का यूज़ होता है उसने क्या किया है, कार्गो को एकदम बहुत ही ईजी हैंडलिंग कर दिया है। कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड्स मेजर पोर्ट्स ईजियर। आगे है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट सी रूट। मेजर सी रूट्स आर शोन इन फिगर 8.9। सम इम्पॉर्टेंट सी रूट्स। तो अभी हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट सी रूट्स कौन है। तो पहला है द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। This links northeastern USA and northwestern Europe, the two industrially developed regions of the world।
तो जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करता है, और दोनों ही क्या है, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है पूरे वर्ल्ड के। आगे जो है वो है हमारा, द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। अगर हम पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड रूट है उसे कंबाइंड कर दें, जो ओशन से जो ट्रेड होता है उसको अगर हम कंबाइंड कर दें, तो भी ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है इस रूट से, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। जो 1/4 है, 1/4 वर्ल्ड्स का फॉरेन ट्रेड इसी रूट से होता है, जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। इट इज़ देयरफॉर द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। इसको हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है पूरे वर्ल्ड का, अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, बिग ट्रंक रूट। बोथ द कोस्ट हैव हाईली एडवांस्ड पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड बने हुए हैं और हार्बर फैसिलिटीज़ भी दोनों जगहों पे काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई गई है। अब नेक्स्ट जो सी रूट है वो कौन सा है, द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। दिस सी रूट passes through the heart of the old world and serves more countries and people than any other route। ये क्या करता है, तो ये ओल्ड वर्ल्ड के हर्ट से क्रॉस करता है, और जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। किसी और कंट्रीज़ के वो में हम देखें, कंपेयर में देखें, तो ये बाकी सब कंट्रीज से ज़्यादा सर्व करता है। और जो कंट्रीज़ के जो पोर्ट्स हैं वो आते हैं, तो पहला है पोर्ट सैर, एडन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर। ये सारे इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट के। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस। जब कंस्ट्रक्शन हुआ सुएज कैनल का, तब से क्या हुआ है कि इसका डिस्टेंस और टाइम क्या हो गया है, एकदम कम हो गया है कंपेयर टू अर्लियर रूट। जो पहले का रूट था कैप ऑफ गुड होप से, तो उसके वो में हम देखें, कंपेयर में देखें, तो अब जो हो गया सुएज कैनल का बनने के बाद डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो गया है, कम हो गया, विच वॉज लॉन्गर दैन रूट थ्रू सुएज कैनल। तो जो कैप ऑफ गुड होप का जो रूट था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर था सुएज कैनल से। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, सुएज कैनल का बनने के बाद इसका डिस्टेंस एंड टाइम एकदम कम हो चुके हैं। नेक्स्ट है द कैप ऑफ गुड होप सी रूट। This trade route connects the highly industrialized Western Europe region with West Africa, South East Asia, and commercial agriculture and livestock economies of Australia and New Zealand। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कैप ऑफ गुड होप सी रूट है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें कि है वेस्टर्न यूरोपियन रीजन, और कौन है, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो कैप ऑफ गुड होप सी रूट है इन सबको कनेक्ट करता है। और किससे रिलेटेड है ये सारे रीजन्स, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। द volume of trade and traffic between both East and West Africa is on increase due to development of rich natural resources such as gold, diamond, copper, tin, groundnut oil, palm, coffee and fruits। तो जो ट्रेड और ट्रैफिक है ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, वो अब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है इस रूट से। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज रिच नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट भी होना ज़रूरी है। तो इसी रूट से ये ट्रांसपोर्ट सारे होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखेंगे हम द साउदर्न अटलांटिक सी रूट। ये क्या है, द साउदर्न अटलांटिक सी रूट। दिस सी रूट इज अनदर इम्पॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन विच कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वाई इन साउथ अमेरिका। तो ये जो सी रूट है वो अटलांटिक ओशन पे बना हुआ अनदर सी रूट है, जो क्या करता है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से जोड़ता है। वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को, इन दोनों कंट्रीज़ को किससे जोड़ता है, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना, उरुग्वाई इन साउथ अमेरिका। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वेस्ट यूरोपियन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज से जोड़ता है, लिंक करता है। द ट्रैफिक इज़ फार लेस ऑन दिस रूट बिकॉज ऑफ लिमिटेड डेवलपमेंट। जो ट्रैफिक है इस रूट का वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट में है, बिकॉज यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका की पॉपुलेशन भी उतनी वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील एंड प्लाटा एस्टुरी
एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जहाँ पे ये ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो है साउदर्न ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील और प्लाटा स्टोरेज, जहाँ पे क्या हो जाता है, ये ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन रूट बिटवीन रियो डे जेनेरियो एंड कैप टाउन। तो लिटिल ट्रैफिक थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा ट्रैफिक होता है कहाँ पे, रियो डे जेनेरियो और कैप टाउन पे, बोथ बिकॉज बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज। आगे देखेंगे तो अगला है हमारा द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट किधर से होकर गुजरता है, तो ये वास्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन पे इसका ट्रेड होता है, मतलब कि उस पे होकर के गुजरता है। बाय सेवरल रूट्स विच कवरेज एट होनोलुलु। द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्कल लिंक्स वानकोवर एंड योकोहामा एंड रिड्यूस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस बाय हाफ। इसका जो डायरेक्ट रूट है इस ग्रेट सर्कल पे वो कहाँ से कहाँ तक है, वानकूवर और योकोहामा तक क्या है, एकदम डायरेक्ट रूट है। वानकूवर से चल कर के ये योकोहामा आराम से पहुंच सकता है। और जो पहले के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस देखें तो वो क्या है, 2480 किलोमीटर का हाफ हो चुका है। दिस लिंक्स रूट लिंक्स द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विथ दोज ऑफ एशियाज। ये जो सी रूट है वो क्या करता है, तो वेस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका के उसको कनेक्ट करता है एशिया से। दीज आर वांकूवर, सिटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स ऑन द अमेरिकन साइड एंड योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मैनीलैंड, सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिकन साइड्स में जो देश आते हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर जो जगह है वो है वांकूवर, सीटल, पोर्टलैंड, फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स। ये है अमेरिकन साइड के पोर्ट्स। और यहाँ पे जो एशियन का है वो है योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मैनीला एंड सिंगापुर। तो ये था हमारा नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। और अब है हमारा साउथ पैसिफिक सी रूट। This sea route connects Western Europe and North America with Australia, New Zealand and the scattered Pacific Islands via the Panama Canal। तो ये सी रूट किसको कनेक्ट करता है, वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स से, ठीक है। और किसके थ्रू कनेक्ट करता है, पनामा कैनल के थ्रू। दिस रूट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग। इस रूट का यूज़ क्यों होता है, और तो हांगकांग पहुंचने के लिए होता है, फिलीपाइंस पहुंचने के लिए होता है और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज़ 12,000 किलोमीटर। और जो डिस्टेंस कवर हुआ है बिटवीन पनामा और सिडनी का तो वो कितना है, 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। इस रूट का जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वो कौन है, होनोलुलु। अगला है हमारा कोस्टल शिपिंग। It is obvious that water transport is a cheaper mode. While oceanic routes connect different countries, coastal shipping is a convenient mode of transportation with long coastlines. Example USA, China and India. यहाँ पे क्या है, पोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब इनके जो कोस्ट हैं, जैसे इंडिया, हमारा इंडिया का देख ले तो इंडिया के एकदम जो किनारे पे है क्या है, बहुत अच्छे कोस्ट बने हुए, पोर्ट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी जगह से, किसी भी देश से आराम से कोई भी शिप आकर के यहाँ पे लग सकती है इस पोर्ट पे। तो क्या है, ये सुटेबल है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। Sanctioned states in Europe are most suitably placed for coastal shipping, connecting one member's coast with the other. ये जो सेंशन स्टेट्स है यूरोप का, वहाँ पे भी अच्छे जो शिपिंग, कोस्टल शिपिंग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, पोर्ट काफ़ी अच्छे हैं। इफ़ प्रॉपरली डेवलप्ड कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस द कॉन्जेशन ऑन लैंड रूट्स। जो अगला है वो है हमारा शिपिंग कैनल्स। ये क्या है, The Suez and the Panama Canals are two vital man-made navigation canals or waterways which serve as gateways of commerce for both the eastern and western worlds. तो जो स्वेज एंड पनामा कैनल है वो टू मैन-मेड नेविगेशन कैनल्स है और वाटरवेज हैं जो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो दोनों वर्ल्ड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड, दोनों में गेटवेज का काम करते हैं ये। द स्वेज कैनल, तो पहला हमारा स्वेज कैनल, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 in Egypt between Port Said in the north and Port Suez in the south, linking the Mediterranean Sea and Red Sea. तो ये 1869 में बनाया गया इजिप्ट से कहाँ तक, जो पोर्ट सैड है वहाँ से स्टार्ट हुआ नॉर्थ में, और जो पोर्ट सुएज है वहाँ तक बनाया गया।
और ये किसको कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है और रेड सी को कनेक्ट करता है। इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन, इसने क्या किया, यूरोप को एक नया गेटवे दिया इंडियन ओशन में जाने का। एंड रिड्यूस डायरेक्ट सी रूट, और इसने क्या कर दिया, तो पहले जो डायरेक्ट सी रूट था उसका डिस्टेंस कम कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। तो जो केप ऑफ गुड होप रूट पहले हमने पढ़ा कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट था, तो इसके कंपेयर में जो नया सुएज कैनल का जो रूट बना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया। इट इज़ अ सी लेवल कैनल विदाउट लॉक्स विच इज़ अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 50 मीटर डीप। ये सी लेवल कैनल क्या है, 160 किलोमीटर का है एंड 11 to 15 मीटर डीप है। अबाउट 100 शिप्स ट्रैवल डेली, 100 शिप्स प्रतिदिन क्या करती है, ट्रैवल करती है। एंड ईच शिप टेक 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनल, और जितने भी जो शिप्स हैं वो 10 से 12 घंटे इस कैनल को पार करने में लेती हैं। दिस द टोल्स आर सो हैवी दैट सम फाइंड इज चीपर टू गो बाई द लॉन्गर केप रूट whenever the consequent delay is not important। जिनमें जो अगर हम बोले तो जिनको टाइम की बहुत जल्दी नहीं होती है, टाइम मैटर नहीं करता है, तो वो आराम से भी इसको कवर करते हैं। अ रेलवे फॉलोज द कैनल टू स्वेज एंड फ्रॉम इस्माइलिया देयर इज़ अ ब्रांच लाइन टू कैरो। तो क्या होता है कि एक रेलवे लाइन भी है जो कि स्वेज कैनल को फॉलो करते हुए इस्माइलिया से कहाँ जाती है, इसका एक ब्रांच निकल करके कैरो तक जाता है। अ नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनल फ्रॉम द नील ऑल्सो जॉइंस द स्वेज कैनल इन इस्माइलिया टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सैड एंड स्वेज। एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनल नाइल से भी होकर के गुजरता है, नाइल नदी का जो एक कैनल है वो इससे मिलता है। ऑल्सो ज्वाइंस द स्वेज कैनल इन इस्माइलिया, इस्माइलिया में टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सैड एंड स्वेज, स्वेज कैनल को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने के लिए। जो अगला है वो है हमारा पनामा कैनल। दिस कैनल्स कनेक्ट द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, यह अटलांटिक ओशन को ईस्ट में कनेक्ट करता है, किससे, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, ईस्ट को वेस्ट में कनेक्ट करता है ये, और ईस्ट में जो है वो है अटलांटिक ओशन और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलन बाय द यूएस। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा सिटी और कोलन बाय यूएस। जो पनामा सिटी है और जो यूएस है इनके बीच में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। गवर्नमेंट विच परचेज्ड 8 किलोमीटर ऑफ एरिया ऑन आइदर साइड एंड नेम्ड इट कैनल जोन। 8 किलोमीटर दोनों जोन में क्या किया गया है, दोनों साइड में 8 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया है और इसका नाम दे दिया है कैनल जोन। द कैनल इज अबाउट 72 किलोमीटर, ये जो कैनल है वो 72 किलोमीटर का है। लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग ऑफ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। आगे हम देखते हैं कि क्या है इस कैनल का। इट हैज 6 लॉक्ड सिस्टम एंड शिप्स क्रॉस डिफरेंट लेवल्स थ्रू दिस लॉक्स बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा। तो यहाँ पे क्या है, 6 लॉक सिस्टम है जहाँ पे क्या करती हैं, शिप्स बहुत डिफरेंट लॉक्स को कवर करती हैं, क्रॉस करती हैं गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी में उतरने से पहले, इंटर करने से पहले। इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाई 13,000 किलोमीटर बाई सी। ये क्या करती है, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देती है। लाइकवाइज द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इज शॉर्टन। जिस तरह से इन सारे जो हो गए शॉर्ट हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनल इज रिलेटिवली लेस दैन दैट ऑफ द स्वेज। जो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो स्वेज कैनल से काफ़ी कम है। हाउएवर इट इज़ वाइटल टू द इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका। जो अगला है वो है हमारा इनलैंड वाटरवेज। अब ये देखते हैं हम, रिवर कैनल्स एंड लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। बहुत पहले से हम बात कर ले तो जो रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, लेक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवेज रह चुके हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स। कार्गो के लिए, पैसेंजर्स के लिए पहले क्या यूज़ होते थे, रिवर के थ्रू, कैनल्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू बोट्स एंड स्टीमर्स का यूज़ किया जाता था, आज भी किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज dependent on the navigability, width and depth of the channel, continuity in water flow and transport technology in use। यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं,
जिसकी वजह से जो इनलैंड वाटरवेज है वो काफ़ी अच्छे से चल सकता है। इन्हीं तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। अब अगर हम डेंस फॉरेस्ट में अगर कोई कंट्री है, अगर हम उसकी बात कर ले तो वहाँ पे तो सिर्फ रिवर ही जा सकता है। अब बीच में कोई सी रूट तो नहीं बन जाएगा उसमें। तो ये क्या है, मीन्स ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है डेंस फॉरेस्ट के लिए। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोयल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटालिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हैवी कार्गो हम ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कोयल हो गया, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटालिक ओर्स। इन एंशियंट टाइम्स रिवरवेज वेयर द मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया। अगर हम बात कर ले हमारे इंडिया की, तो एंशियंट टाइम्स में रिवरवेज क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर मेन हाईवेज हम बोल सकते हैं जिसको, वो था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। But they lost importance because of competition from railways, lack of water due to diversion for irrigation and their poor maintenance. लेकिन इसने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। अभी मॉडर्न में हम देख ले, मॉडर्न इंडिया की बात कर ले तो इसने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज इसको कंपटीशन करना पड़ गया रेलवे से। और क्या हुआ, तो जो वाटर था उसकी कंटिन्यूटी एकदम लो हो गई, बिकॉज इसका डाइवर्जन कहाँ चला गया, इरिगेशन के लिए चला गया। तो ये क्या हो गया, वाटर की कमी हो गई। तो अब कम वाटर रहेगा तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो सकता। और एक चीज़ हुआ, पुअर मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस पे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया, इसका बिल्कुल भी मतलब उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया जिसकी वजह से क्या हो सके, ये जो रिवर वेज है वो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आ सके। अब हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स एज इनलैंड वाटरवेज फॉर डोमेस्टिक एंड international transport and trade had been recognized through the developed world. Despite inherent limitation, many rivers have been modified to enhance their navigability by degrading, dredging, establishing river banks and building dams and barrages for regulating the flow of water. तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया है कि जो इरिगेशन के लिए वाटर है वो लिमिट में ही जा सके, और जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो हमारा रिवर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बना रहे, उसके लिए क्या किया है, तो रिवर बैंक्स इस्टेब्लिश किए हैं, डैम बिल्ड्स किए हैं, बैरेज लगाए हैं ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रेगुलेट रहे। द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवे ऑफ कॉमर्स। अब कुछ वाटरवेज ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं कॉमर्स के लिए। तो वो कौन है, तो ये है हमारा द राइन वाटरवेज। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड। ये कहाँ से चलता है, जर्मनी से नीदरलैंड के बीच में। इट इज़ नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रॉटरडैम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू बेसल इन स्विट्जरलैंड। ये 700 किलोमीटर का है पूरा। ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलगोन। The Ruhr rivers joins the Rhine from the east. ईस्ट में जो रूर रिवर है वो भी राइन रिवर को ज्वाइन कर लेती है। इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोयल फील्ड एंड होल बेसिन हैज़ बिकम अ प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ये कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो जो कोयल फील्ड है उसमें रिच है ये रीजन, कोयल फील्ड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और जो होल बेसिन है वो वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। डसेल्डॉर्फ इज़ द राइन पोर्ट फॉर दिस रीजन। ये डसेल्डॉर्फ क्या है, राइन पोर्ट है इस रीजन के लिए। ह्यूज टोनेज मूव्स अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ द रूर। साउथ से क्या होता है कि ह्यूज टोनेज ये ट्रांसपोर्ट करता है। दिस वाटरवे इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवली यूज्ड। पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवली इसका यूज किया जाता है। ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोज। लगभग 20,000 शिप्स जो है पर ईयर क्या होती हैं, इस रूट के थ्रू ट्रैवल करती हैं, और इनलैंड वेसल्स भी इतने सारे कार्गोज के थ्रू जाते हैं। इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये किसको कनेक्ट करता है, तो जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम का जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उसको नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से कनेक्ट करता है राइन वाटरवेज। और जो अब अगला हमारा वाटरवेज है हमारा, वो है द डैन्यूब वाटरवे। दिस इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप को ये काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी डैन्यूब वाटरवे। द डैन्यूब रिवर्स राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डैन्यूब रिवर स्टार्ट होता है ब्लैक फॉरेस्ट में से,
और फ्लो करता है ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज से होते हुए गुजर कर जाता है ईस्ट में। इट इज़ नेविगेबल अप टू टारनुमा सॉवरेन। द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। जो एक्सपोर्ट होते हैं इस वाटरवे के थ्रू वो वीट है, मेज है, टिम्बर है और मशीनरी है। अब नेक्स्ट है वो है हमारा द वोल्गा वाटरवे। रशिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज। रशिया के पास बहुत सारे डेवलप्ड वाटरवेज हैं, ऑफ विच द वोल्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से वोल्गा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अ नेविगेबल वाटरवे फॉर 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। ये 11,200 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे प्रोवाइड करता है और कहाँ ड्रेन्स करता है, कैस्पियन सी में। द वोल्गा मॉस्को कैनल कनेक्ट्स इट विथ मॉस्को रीजन एंड वोल्गा डॉन कैनल विथ ब्लैक सी। जो वोल्गा मॉस्को कैनल है वो इसको किससे कनेक्ट करता है, मॉस्को रीजन से कनेक्ट करता है, और जो वोल्गा डॉन कैनल है वो इसको ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। द ग्रेट लेक एस्टी लॉरेंस सीवे। अब हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट लेक के पास। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर, Huron, Erie and Ontario are connected by Sioux Canal and Welland Canal to form an inland waterway। तो जो ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर, हुरन इरी और ओंटारियो, वो सू कैनल से कनेक्टेड है और वेलैंड से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, तो इनलैंड वाटरवे फॉर्म करने के लिए। द स्टोरी ऑफ एस्टी लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक्स फॉर्म अ यूनिक कमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये क्या करता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक अलग ही तरह का, एक यूनिक तरह का वाटरवे, कमर्शियल वाटरवे प्रोवाइड करता है, फॉर्म करता है। द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक डुलूथ एंड बुफेलो आर इक्विप्ड विथ ऑल फैसिलिटीज ऑफ ओशियन पोर्ट्स। तो क्या होता है कि इसका जो पोर्ट है, इस रूट में जो पोर्ट है डुलूथ और बुफेलो, वो क्या करता है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोवाइड कराता है पोर्ट जिस तरह की ओशन पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। As such, large ocean-going vessels are able to navigate up river deep inside the continent to Montreal. But here, goods have to be transshipped to smaller vessels due to presence of rapids. Canals have been constructed up to 3.5 meter deep to avoid this. और क्या होता है कि जो लार्ज ओशंस वेसल्स हैं वो इसको नेविगेट करते हैं, टू नेविगेट अप द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल। आगे जो है वो है हमारा द मिसिसिपी वाटरवेज। ये क्या है, मिसिसिपी वाटरवेज, मिल गया हमारा मिसिसिपी वाटरवेज। द मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विथ गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो यूएसए का इंटीरियर पार्ट है उसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको साउथ में। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिनियोपोलिस। ये क्या होता है, बहुत सारे लार्ज स्टीमर्स जो है वो जाते हैं इसके थ्रू, इस रूट के थ्रू टू मिनियापोलिस। तो गाइस ये जो हमारा चैप्टर है उसका वाटरवेज, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम आगे की आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस मिल सकें। एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।